नमस्कार, स्वागत है आपका राज्यसभा टीवी में। मैं हूं आपके साथ अमृता चौरसिया। आइए शुरुआत करते हैं मुख्य समाचारों के साथ। बीजेपी राष्ट्रीय परिषद की बैठक के पहले दिन अमित शाह ने विपक्षी दलों के महागठबंधन की कोशिशों को बताया हार का खौफ। कहा 5 सालों में सरकार ने देश हित में किए कई काम। राम मंदिर निर्माण की दिशा में कांग्रेस पर रोड़े अटकाने का लगाया आरोप। सरकार की ठोस नीतियों से गरीबों और मध्यम वर्ग को मिला सबसे ज्यादा फायदा। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने लिखा ब्लॉग। कहा 5 सालों में मध्यम वर्ग पर नहीं बढ़ने दिया टैक्स का बोझ। लगातार सबसे तेजी से उभरती हुई अर्थव्यवस्था बना भारत। सीबीआई के पूर्व निदेशक आलोक वर्मा ने नौकरी से दिया इस्तीफा। प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली उच्च स्तरीय चयन समिति ने कल फायर सर्विसेज और होम गार्ड विभाग में किया था तबादला। भ्रष्टाचार मामले में सीबीआई के स्पेशल डायरेक्टर राकेश अस्थाना को दिल्ली हाई कोर्ट से नहीं मिली राहत। दो 2019 में 32 स्पेस मिशन की तैयारियों में जुटा इसरो। अप्रैल तक चंद्रयान 2 किया जा सकता है लॉन्च। दिसंबर 2021 तक अंतरिक्ष में भेजा जाएगा मानव मिशन गगनयान। और पुणे में चल रहे खेलो इंडिया में महाराष्ट्र का शानदार प्रदर्शन जारी। 20 स्वर्ण समेत 66 पदकों के साथ पहले पायदान पर कायम। दूसरे नंबर पर काबिज दिल्ली को अब तक मिले 14 गोल्ड समेत 38 पदक। और 2019 के लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी को दोबारा प्रधानमंत्री बनाने के संकल्प के साथ बीजेपी के राष्ट्रीय अधिवेशन की आज दिल्ली के रामलीला मैदान में बैठक शुरू हुई। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने राम मंदिर को पार्टी का संकल्प बताया और 10% स्वर्ण आरक्षण को मोदी जी के साहस का प्रतीक बताया। अधिवेशन में किसानों के मामले पर प्रस्ताव पर चर्चा हुई। बीजेपी के 2 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह समेत पार्टी के कई दिग्गज नेता हिस्सा ले रहे हैं। कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए अमित शाह ने कांग्रेस समेत विपक्ष पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा कि बीजेपी चाहती है कि अयोध्या में जल्द से जल्द राम मंदिर का निर्माण हो। सुप्रीम कोर्ट में चल रहे केस की भी जल्द से जल्द सुनवाई हो, लेकिन कांग्रेस इसमें भी रोड़े अटकाने का काम कर रही है। मित्रों, सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है। हम प्रयास कर रहे हैं कि जल्द से जल्द केस का निपटारा हो। हमने कहा है कि संवैधानिक रूप से राम मंदिर का निर्माण होगा, मगर कांग्रेस पार्टी अंदर रोड़ा अटकाने का एक भी मौका जाने नहीं देती। अमित शाह ने उत्तर प्रदेश में एसपी और बीएसपी गठबंधन के साथ देश के स्तर पर बनने वाली विपक्षी गठबंधन को सिर्फ मोदी विरोधी करार दिया। उन्होंने कहा कि एक दूसरे का मुंह न देखने वाले आज हार के डर से एक साथ आ गए हैं। वो जानते हैं कि अकेले नरेंद्र मोदी को हराना मुमकिन नहीं है। वो ही यूपी के लिए आज कह रहे हैं कि बुआ भतीजा इकट्ठा होंगे तो क्या होगा। एक दूसरे के साथ एक सोफे पर न बैठने वाले आज हाथ मिला मिलाकर उठाकर क्यों घूम रहे? क्योंकि उनको मालूम है कि अकेले मोदी जी को हराना असंभव है, इसलिए वो इकट्ठा हुए। क्या है गठबंधन? मैं आपको बताना चाहता हूं, एक गठबंधन ढकोसला है, कुछ नहीं। ये सारे अपने अपने राज्य के नेता एकत्रित आए हैं। एक गठबंधन की कोई अखिल भारतीय असर नहीं है मित्रों। और ये सारे नेताओं को 2014 के चुनाव में आपने पराक्रम कर चुनाव के मैदान में हराया है। आज फिर से एक बार हराने का समय। 2014 में 6 राज्यों में बीजेपी की सरकारें थीं। आज 16 राज्यों में बीजेपी की सरकार है। केंद्र सरकार की नीतियों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि पार्टी का जनाधार तेजी से पूरे देश में बढ़ा है और एक बार फिर केंद्र में बीजेपी की सरकार बनेगी। विजयी नेता हमारा नेतृत्व कर रहा है, उसके
नेतृत्व में 2019 के अंदर फिर से एक बार भारतीय जनता पार्टी के पूर्ण बहुमत के साथ एनडीए की सरकार बनाने का संकल्प लेकर हमें जाना है। और मित्रों, मैं आपको एक बार कहना चाहता हूं, एक बार 2019 की सरकार बना दीजिए, भारत माता को विश्व गुरु के स्थान पर बैठने से कोई रोक नहीं सकता। मोदी जी विश्व में भारत का गौरव बढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। इस अधिवेशन में देश भर से पार्टी के पदाधिकारी, सांसद, विधायक और जिला स्तर के निर्वाचित नेता हिस्सा ले रहे हैं। शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन होगा। 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले इस राष्ट्रीय अधिवेशन में नरेंद्र मोदी की सत्ता में वापसी को इस पूरे अधिवेशन का मूल बिंदु माना गया और साथ ही किसानों से लेकर व्यापारियों को जीएसटी में राहत और सवर्णों को 10% आरक्षण और साथ ही राम मंदिर के मुद्दे को छेड़कर ये साफ संदेश देने की कोशिश की गई कि इन मुद्दों का ही आगामी लोकसभा चुनाव पर असर रहेगा और पार्टी उसी के सहारे इस चुनाव के प्रचार में उतरेगी। दिल्ली के रामलीला मैदान से कैमरा सुधीर के साथ पंचानन मिश्रा, राज्यसभा टीवी। और आइए सीधा रुख करेंगे हमारे संवाददाता पंचानन मिश्रा, जो कि इस इवेंट को कवर कर रहे हैं। पंचानन, राष्ट्रीय अधिवेशन का आज पहला दिन और कल भी प्रधानमंत्री का संबोधन होना है, लेकिन आज राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जो बातें कही उसके मुख्य अंश जानना चाहेंगे, साथ ही कल के कार्यक्रम के बारे में भी जानकारी। देखिए अमृता, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने इस अधिवेशन की शुरुआत की, राष्ट्रीय परिषद की बैठक है, इसको एक्सटेंडेड फॉर्म कहा जा सकता है क्योंकि इसमें लगभग 12,000 के आसपास सांसद, विधायकों से लेकर और जिलों के स्तर तक निर्वाचित प्रतिनिधि आए हैं, मेयर भी इसमें शामिल हैं। तो एक बड़ा अधिवेशन लोकसभा चुनाव के ठीक पहले इसको बुलाया गया है। कुछ एक से 2 महीने बाकी हैं जब इस चुनाव के मैदान में भारतीय जनता पार्टी उतरेगी और इस पूरे अधिवेशन का जो मूल मंत्र है वो यही है कि अब की बार फिर से मोदी सरकार, यानी कि केंद्र में नरेंद्र मोदी की सत्ता में वापसी, उसको इस अधिवेशन का जो है फोकल पॉइंट उसको रखा गया है और उसी के सहारे अगल बगल उसमें जो रेजोल्यूशंस है वो पास हो रहे हैं। इसके साथ ही उसमें जो जिक्र किया जा रहा है जिन मुद्दों का, जैसा कि अमित शाह ने किया कि मंदिर के मुद्दे पर साफ उन्होंने टिप्पणी की कि भारतीय जनता पार्टी का ये कोर एजेंडा है और मंदिर के बनाने पर वो प्रतिबद्ध है, हालांकि कानूनी रास्ता वो अपनाएंगे। इसके अलावा जीएसटी में व्यापारियों को राहत या फिर जो अभी संसद ने पास किया 10% आर्थिक रूप से जो पिछड़े हैं उनको आरक्षण, इन सारे बातों का जिक्र किया और ये साफ कर दिया कि कार्यकर्ताओं को किस तरह से जनता के बीच में जाना है और विपक्ष के जो आरोप हैं या विपक्ष के जो तर्क है उसको किस तरह से काउंटर करना है। तो उन काउंटर करने के लिए एक जो उन्होंने तर्क दिए, उसके अलावा जोश भरने की कोशिश है कि 2019 में किस तरह से दोबारा वापसी के लिए कैसे उनको और ज्यादा कोशिश करनी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के जिस तरह से 9 करोड़ से ज्यादा सक्रिय कार्यकर्ता है, उनकी एक बड़ी फौज उनके पास है, संसाधन उनके पास है, तो उनकी नरेंद्र मोदी की वापसी में ऐसी कोई मुश्किल नहीं है, ये उनकी बताने की पूरी कोशिश रही। और प्रधानमंत्री का कल यहाँ पर संबोधन होगा। कृषि पर यहाँ पर आज एक रेजोल्यूशन पास हो रहा है, इसके अलावा 2 रेजोल्यूशन राजनीतिक और आर्थिक और आएंगे अभी। जी बिल्कुल। और अगर हम अधिवेशन की बात करें, अमूमन साल में 2 इस तरह के राष्ट्रीय अधिवेशन होते हैं, लेकिन इस बार का जो अधिवेशन है बहुत ही वृहद स्तर पर है और जाहिर तौर पर आने वाले लोकसभा चुनाव की रणनीति को तैयार करने के मकसद से एजेंडा मुख्य वही है। बिल्कुल, देखिए बीजेपी में अब 1 सितंबर के महीने में ही राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई थी, जो कि प्रमुख बैठक होती है यहाँ पर, लेकिन जो राष्ट्रीय अधिवेशन है इसको राष्ट्रीय परिषद का एक वृहद फॉर्म कहा जा सकता है क्योंकि इतना बड़ा 12,000 के आसपास जो यहाँ पर सदस्य हिस्सा ले रहे हैं, ये अब तक का सबसे बड़ा अधिवेशन कहा जा रहा है। और क्योंकि चुनौती एक बड़ी है, 2014 में जिस तरह से पूर्ण अपने बल पर बीजेपी यहाँ पर सत्ता में आई थी, 2019 में अगर उसको दोहराना है तो कार्यकर्ताओं के बीच प्रचार प्रसार करना होगा और लोगों तक अगर पहुंचना है तो उसको और ज्यादा तैयारियों को और ज्यादा धार देनी होगी। यही वजह है कि पूरी लीडरशिप आज यहाँ पर मंच पे मौजूद थी और बीजेपी के जो अध्यक्ष है उन्होंने हर एक जो विपक्ष का आरोप था या कांग्रेस का खासतौर पर जो आरोप होते हैं, हर एक बात को काउंटर करने की कोशिश की और उन्होंने वापसी में उस पर अटैक भी किया एक तरह से। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल इस मामले पर इन पूरी मुद्दों पर एक बार फिर से तस्वीर साफ करेंगे और जितने भी कार्यकर्ता हैं उनको ये भरोसा दिलाने की कोशिश करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी ही ऐसी एक पार्टी है जो कि सत्ता में वापसी की उसकी क्षमता है वो उसको रखती है और उसके जो 4.5 साल में या 4.5 साल में जो काम किए हैं उसको जनता ने पसंद किया है और जनता उसी के आधार पर एक बार फिर उनको सत्ता में ला सकती है। तो मैंने जैसा कि कहा कि दोबारा मोदी सरकार को लाना ये इस पूरे अधिवेशन की थीम रही और उद्देश्य पूरा लोकसभा का चुनाव है। जी बहुत शुक्रिया पंचानन इस पूरी जानकारी के लिए आपका।
बीते 5 सालों में सरकार ने जो भी नीतियां तैयार की, उनका सबसे ज्यादा फायदा देश के गरीबों और मध्यम वर्ग के लोगों को मिला। केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने आज फेसबुक ब्लॉग में लिखा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में एनडीए सरकार ने देश में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए कई उपाय किए, जिनमें आरक्षण का फैसला भी शामिल है। उन्होंने लिखा कि गरीबों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने का तरीका होता है और सरकार ने उन्हीं के मद्देनजर प्रयास किए। वित्त मंत्री ने लिखा कि सरकार के किए कामों का ही नतीजा है कि देश में लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ी है। इससे कारोबारियों को फायदा मिला, साथ ही देश की अर्थव्यवस्था पर इसका सकारात्मक असर पड़ा। उन्होंने लिखा कि यह पहला मौका है जब किसी सरकार के पूरे कार्यकाल से देश की अर्थव्यवस्था लगातार तेजी से आगे बढ़ रही है। अरुण जेटली ने लिखा कि सरकार ने बीते 5 साल में मध्यम वर्ग के लोगों की जेबों पर टैक्स का बोझ नहीं बढ़ने दिया। उन्होंने टैक्स प्रणाली में बदलाव के लिए लाए गए जीएसटी को भारत में सबसे महत्वपूर्ण उपभोक्ता के अनुकूल बताया। और आइए यहां लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन आप देखते रहिए राज्यसभा टीवी। जनवरी का दूसरा हफ्ता खत्म हो रहा है और कुछ ही दिनों बाद बजट आएगा। बजट से सभी की उम्मीदें जुड़ी होती हैं, लाजमी है आपकी भी कई उम्मीदें होंगी। ये जरूरी नहीं है कि नया टैक्स लगाओ या किसी और को कम करो, बट जो आपकी इंटेंशन है और सेम चीज़ एक्सपेंडिचर साइड पे भी अप्लाई कर सकती है। तो गवर्नमेंट अगर सोचती है कि हम बड़ी स्कीम जैसे वो डिस्कस कर सकते हैं, जो चर्चा हो रही है मीडिया में, अनाउंस कर सकते हैं। जो भी सरकार हो उसकी ये होनी चाहिए कि कैसे कृषि क्षेत्र से लोगों को इंडस्ट्री में लाया जाए, क्योंकि इस किस्म का इकोनॉमी का ढांचा सस्टेनेबल नहीं है। देखिए अर्थनीति शनिवार शाम 7:30 बजे सिर्फ राज्यसभा टेलीविजन पर। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। सीबीआई के पूर्व निदेशक आलोक वर्मा ने अपने तबादले के एक दिन बाद ही नौकरी से इस्तीफा दे दिया है। अपने त्याग पत्र में आलोक वर्मा ने कहा कि ये सामूहिक आत्ममंथन का क्षण है। आलोक वर्मा को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली उच्च स्तरीय चयन समिति ने कल ही सीबीआई निदेशक के पद से हटाया था। आलोक वर्मा को सिविल डिफेंस, फायर सर्विसेज और होमगार्ड विभाग का महानिदेशक बनाया गया था। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के सचिव को भेजे गए अपने इस्तीफे में आलोक वर्मा ने कहा कि वो अपनी सर्विस 31 जुलाई 2017 को ही पूरी कर चुके थे और सिर्फ सीबीआई निदेशक के पद पर कार्यरत थे। आलोक वर्मा ने यह भी लिखा कि वो सिविल डिफेंस, फायर सर्विसेज और होमगार्ड का महानिदेशक बनने के लिए तय आयु सीमा को पार कर चुके हैं। आलोक वर्मा भारतीय पुलिस सेवा के 1979 बैच के अधिकारी हैं और सीबीआई निदेशक के पद पर उनका 2 साल का कार्यकाल इसी महीने 31 जनवरी को पूरा होना था। और रिश्वत के आरोपों में घिरे सीबीआई के स्पेशल डायरेक्टर राकेश अस्थाना को दिल्ली हाई कोर्ट से राहत नहीं मिली है। कोर्ट ने राकेश अस्थाना की उस याचिका को आज रद्द कर दिया जिसमें उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द करने की मांग की गई। साथ ही मामले में अन्य आरोपी सीबीआई के डीएसपी देवेंद्र कुमार और बिचौलिए मनोज प्रसाद के खिलाफ दर्ज एफआईआर भी रद्द नहीं की जाएगी। कोर्ट ने सीबीआई को निर्देश दिया कि वो आरोपियों के खिलाफ अपनी जांच को 10 हफ्तों में पूरा करे। दिल्ली हाई कोर्ट ने 20 दिसंबर को राकेश अस्थाना और सीबीआई के ही डीएसपी देवेंद्र कुमार की याचिका पर सुनवाई पूरी करके फैसला सुरक्षित रख लिया था। राकेश अस्थाना के खिलाफ सीबीआई के तत्कालीन निदेशक आलोक वर्मा ने कथित 2 करोड़ रुपए की रिश्वत के मामले में एफआईआर दर्ज की थी। और एयरसेल मैक्सिस डील मामले में पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम को गिरफ्तारी से मिली अंतरिम राहत 1 फरवरी तक बढ़ा दी गई है। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में आज मामले से जुड़ी सुनवाई हुई। घोटाले के आरोपों की जांच कर रही सीबीआई की तरफ से सेक्रेटरी जनरल तुषार मेहता पेश हुए। उन्होंने कोर्ट को बताया कि जांच एजेंसी की तफ्तीश आखिरी दौर में है, जिसे पूरा करने के लिए थोड़ा वक्त और दिया जाए। इसके बाद मामले की सुनवाई 1 फरवरी तक के लिए स्थगित कर दी गई। पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम पर आरोप है कि 3.5 करोड़ रुपए के एयरसेल मैक्सिस डील मामले में उन्होंने कथित तौर पर विदेशी निवेश के लिए नियमों की अनदेखी की।
और हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले में गिरी नदी पर प्रस्तावित 40 मेगावाट की रेणुका बहुउद्देशीय जल विद्युत परियोजना के निर्माण का रास्ता अब साफ हो गया है। केंद्रीय जल संसाधन मंत्री की मौजूदगी में उत्तर प्रदेश, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री परियोजना के निर्माण समझौते पर संयुक्त रूप से हस्ताक्षर किया गया। बहुउद्देशीय जल विद्युत परियोजना के निर्माण से जहां बिजली उत्पादन होगा, वहीं 6 राज्यों के लोगों को पीने के पानी के साथ ही सिंचाई के लिए भी जल की उपलब्धता होगी। आज इन 6 मुख्यमंत्रियों को मैं धन्यवाद दूंगा कि उनके सहयोग के कारण ये पूरा हुआ है। और आज तक देरी हुई तो हुई है, पर अब देरी न होते हुए इसको 15 दिन के अंदर कैबिनेट के पास ले जाकर इसको पूरा हम करेंगे तो मैं विश्वास के साथ आपको बताऊंगा कि पंजाब और हरियाणा में पानी का कोई विवाद नहीं रहेगा। दिल्ली में आने वाले 50 साल तक पीने के पानी की कोई समस्या नहीं रहेगी। और राजस्थान जो टेल एंड पर है, उनको काफ़ी बड़े प्रमाण पर पीने के पानी की समस्या भी सुलझाई जाएगी और खेती के लिए भी पानी मिलेगा। जापान के संसदीय प्रतिनिधिमंडल हाउस ऑफ काउंसलर्स के सदस्यों ने आज संसद भवन में राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश से मुलाकात की। इस मौके पर राज्यसभा सदस्य भुवनेश्वर कालिता और राज्यसभा के महासचिव देश दीपक वर्मा भी मौजूद रहे। जापान की संसद के उच्च सदन हाउस ऑफ काउंसलर्स के अध्यक्ष संसदीय प्रतिनिधिमंडल के साथ भारत के दौरे पर हैं। मुलाकात के दौरान भारत जापान के मजबूत द्विपक्षीय संबंधों की झलक दिखी और दोनों देशों के बीच संसदीय आदान प्रदान, आर्थिक और रणनीतिक भागीदारी बढ़ाने पर जोर दिया गया। नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत ने आज दिल्ली में राष्ट्रीय युवा दिवस की पूर्व संध्या पर अटल टिंकरिंग लैब हैंडबुक का विमोचन किया। इस मौके पर उन्होंने न्यू इंडिया के लिए नवाचार को बढ़ावा देने पर जोर दिया। कार्यक्रम में अटल टिंकरिंग मैराथन की 6 विजेता टीम मौजूद रहीं। नीति आयोग के सीईओ ने कहा कि हमारी स्कूल शिक्षा प्रणाली किताबों पर आधारित है, जिससे छात्रों को सामाजिक समस्याओं के समाधान का मंच नहीं मिलता है। अटल टिंकरिंग लैब के जरिए छात्रों में इनोवेशन सोच विकसित होगी। Life is about problems and finding solutions to the problems. And therefore, the biggest disruption that we are bringing about is that we are opening these tinkering labs in schools so that all of you at a young age, from class 6 onwards, can actually become innovators. Should all become innovators, and if all students become innovators, India will become a very innovative country. That is the challenge. So for the first time in India, we've opened these tinkering labs where we are providing robots, 3D printer, Internet of Things, all this, so that all of you have a passion and a desire to innovate. And this can only come if you imbibe the spirit at a very young age. Is going to be very useful not only for all the school students but also for the teachers, the mentors, the partners, the collaborators of Atal Innovation Mission, because there is something for everyone in this. Everyone becomes a part of this journey, and by referring to this handbook, you will be able to understand how the entire ATL mechanism works and how we can proceed forward. और 2019 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन 32 स्पेस मिशन की तैयारियों में जुटा है। इसके तहत मध्य अप्रैल तक चंद्रयान 2 की लॉन्चिंग की योजना है। इसरो चीफ के7 ने आज उसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इसरो की सबसे बड़ी प्राथमिकता गगनयान है और पहले मानवीय मिशन के लिए दिसंबर 2021 का समय तय किया गया है। इसरो गगनयान मिशन की तैयारी में तेजी से जुटा हुआ है कि इसरो की सबसे बड़ी प्राथमिकता गगनयान है। इसके लिए इसरो में अलग से ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सेंटर बनाया गया है। पहली डेडलाइन अनमैन्ड मिशन के लिए दिसंबर 2020 और पहले मानवीय मिशन के लिए दिसंबर 2021 का समय तय किया गया है। गगनयान के जरिए भारतीय अंतरिक्ष यात्री 7 दिनों तक अंतरिक्ष में रहेंगे। सभी क्रू मेंबर्स भारत से होंगे। इसमें महिलाओं को भी मौका मिलेगा। We are planning to have the first unmanned
mission is on December 2020 is the target. The second unmanned mission is 2021 July is the target. And the first manned mission is December 2021 is the target. भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन 32 नए मिशन की तैयारी में जुटा है। इसमें 14 लॉन्च व्हीकल मिशन और 18 स्पेस क्राफ्ट मिशन शामिल हैं। इसके अलावा डिजिटल इंडिया प्रोग्राम के तहत GSAT-20 समेत कई अहम सैटेलाइट इस साल लॉन्च होंगे। इसरो स्मॉल सैटेलाइट लॉन्चर विकसित करने में जुटा है, जिसका पहला परीक्षण जुलाई 2019 में किया जाएगा। Small satellite launcher already under development. This is going to have the maiden flight in July 2019. This vehicle have a special feature. It's the smallest vehicle, 110-ton mass. It will take only 72 hours for integrate, not 70 days. वहीं चंद्रयान 2 के प्रक्षेपण के लिए स्पेस एजेंसी ने 25 मार्च से मध्य अप्रैल का समय तय किया है। 800 करोड़ रुपए की लागत वाला यह अभियान चंद्रयान 1 का उन्नत संस्करण है। इसरो 6 रिसर्च और इंक्यूबेशन सेंटर बनाएगा, जिससे भारतीय छात्रों को अंतरिक्ष विज्ञान और तकनीक के बारे में जानकारी दी जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और भारत का अगला प्रवासी भारतीय सम्मेलन इस महीने 21 से 23 जनवरी को वाराणसी में मनाया जाएगा। 22 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका औपचारिक उद्घाटन करेंगे और इसके पहले 21 जनवरी को विदेश मंत्री सुषमा स्वराज यूथ प्रवासी भारतीय सम्मेलन को संबोधित करेंगी। सम्मेलन के आखिरी दिन 23 जनवरी को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद विशिष्ट प्रवासी भारतीय अतिथियों को प्रवासी भारतीय सम्मान से नवाजेंगे। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में 21 जनवरी से 15वें प्रवासी भारतीय सम्मेलन की शुरुआत हो रही है। प्रवासी भारतीय सम्मेलन में 5000 से ज्यादा अतिथियों के आने की संभावना है। सम्मेलन में आने वाले अतिथियों को कुंभ स्नान के लिए प्रयागराज ले जाया जाएगा और फिर वे 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस समारोह में भी शामिल होंगे। कि इसको ऐसे किया जाए जिससे कि कुंभ के अंदर और राष्ट्र गणतंत्र दिवस परेड के अंदर भी हमारे प्रवासी जो आए उनको देखने को मिल सके, उनको उसका लाभ हो सके कि वो इसमें जा सके। इसलिए हमने तारीख रखी 21, 22, 23, 24 को हम उनको कुंभ ले जाएंगे, 25 को हम वापस उनको दिल्ली ले आएंगे ताकि 26 को गणतंत्र दिवस परेड वो लोग देख सके। विदेश मंत्रालय के मुताबिक प्रवासी भारतीय सम्मेलन के अलावा प्रवासी भारतीय लोगों की समस्याओं को सुनने के लिए पहले से ही किए गए विशेष व्यवस्था के तहत पिछले 1.5 साल में 40,000 के करीब मामले आए हैं। उनमें 70% मामलों को विदेश मंत्रालय में बने विशेष प्रकोष्ठ ने समाधान कर दिया है। Mechanism that MEA has currently put in place, in my view, it has been unprecedented. We have received more than 40,000 grievances in the last year plus time, and I'm glad to say that more than 70% of them have been effectively addressed and resolved. This is in addition to all the emails that we receive about international marriages, about properties, about disputes of various kinds, encroachments on the properties. So there is, I can say with great confidence, that there is a very effective and robust mechanism that we have. प्रवासी भारतीय सम्मान से 30 लोगों को सम्मानित किया जाएगा। ऐसे लोगों का चयन उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू के नेतृत्व में बनी एक समिति ने किया है, जिसकी उपाध्यक्ष विदेश मंत्री सुषमा स्वराज हैं। प्रवासी भारतीय दिवस कार्यक्रम में 7 सत्र होंगे। भारत सरकार विदेशों में बसे भारतीयों को फिर से अपनी जड़ों से जोड़ने के लिए प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन करती है। विदेश मंत्रालय ने सभी प्रवासी भारतीयों का एक डेटाबेस तैयार कर रखा है और उस डेटाबेस के आधार पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबको व्यक्तिगत तौर पे चिट्ठियां लिखी है। मतलब साफ है कि प्रधानमंत्री प्रवासी भारतीयों के साथ न सिर्फ सामूहिक तौर पे जुड़ना चाहते हैं, बल्कि व्यक्तिगत तौर पे भी वो उनका उत्साह बढ़ाना चाहते हैं और निश्चित तौर पे प्रवासी भारतीयों को भारत की मुख्य धारा से जोड़ने में इससे सहूलियत होगी। राज्यसभा टेलीविज़न के लिए कैमरा पर्सन प्रशांतों के साथ दिल्ली से अखिलेश सुमन। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि अगर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान भारत के साथ बात करना चाहते हैं तो वे पहले मुंबई और पठानकोट के आतंकवादी हमले के आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करें।
विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने आज कहा कि आतंकवादियों को सजा देने की बजाय पाकिस्तान के मंत्रीगण जमात उद दावा प्रमुख हाफिज सईद और अन्य आतंकवादियों के साथ एक मंच पर भारत के खिलाफ जहर घोल रही हैं। उन्होंने उदाहरण दिया कि पिछले साल 30 सितंबर को पाकिस्तान के धार्मिक मामलों के मंत्री नूर उल हक कादरी ने भारत विरोधी भाषण दिया और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान भारत पर बात नहीं करने का आरोप लगाते हैं। कुंभ मेला श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सहूलियत के लिहाज से खास इंतजाम के लिए मशहूर हो रहा है। जल सुरक्षा को लेकर की गई चक्रव्यूह संरचना किसी किले से कम नहीं है। इसके साथ ही मेला परिसर में जवान हर समय सुरक्षा के लिए मुस्तैद हैं। दुनिया का सबसे बड़ा मेला कुंभ, जहां लाखों श्रद्धालु लगाएंगे आस्था की डुबकी। प्रयागराज में 15 जनवरी से शुरू हो रहे कुंभ मेले में शामिल होने के लिए देश विदेश से आने वाले श्रद्धालु लगातार कुंभ नगरी पहुंच रहे हैं। जब आयोजन इतना बड़ा है तो जाहिर है सुरक्षा इंतजामात भी खास ही होंगे। सरकार ने कुंभ परिसर में किसी भी अनहोनी को रोकने के लिए चाक चौबंद बंदोबस्त किए हैं। श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए चप्पे चप्पे पर निगरानी की जा रही है। आतंकी वारदात को नाकाम करने के लिए यूपी एटीएस ने कमांडो दस्ते भी तैनात किए हैं। पहला शाही स्नान 15 जनवरी को होना है, लिहाजा श्रद्धालुओं के लिए कुंभ नगरी के हर इंच को महफूज बनाया जा रहा है। इतना सुरक्षा बल और हम लोग गोताखोर, जल पुलिस और पीएसी बल जो भी लगे हैं वो अपनी ड्यूटी पर, आप देखेंगे पूरा संगम आगे चल के देखते हैं, हर जगह आपको तैनात मिलेंगे, अलर्ट हैं। किसी प्रकार की ऐसी दुर्घटना होने की दूर दूर तक मुझे संभावना नजर नहीं आती है। स्नान के दिन श्रद्धालुओं की भीड़ और गंगा का बहाव ऐसे में कोई अनहोनी ना हो, इसके लिए भी खास इंतजाम किए गए हैं। नदी की धारा में कोई भी श्रद्धालु नहीं बहे, इसके लिए करीब 5 किलोमीटर लंबे फ्लोटिंग डिब्बों की व्यवस्था बनाई गई है। ये करीब 5 किलोमीटर लंबा जो आप किनारे किनारे बैरिकेडिंग देख रहे हैं, ये पानी ये 5 किलोमीटर लंबे लगे हैं गंगा और यमुना के दोनों किनारे पे, ताकि कोई नहाने वाला आदमी बह के अंदर न चला जाए, या अगर कोई खतरनाक जल जीव पानी में है तो वो आदमी को पकड़ने के लिए इधर न आ जाए। इसके अलावा कुंभ में एक और नया नजारा देखने को मिल रहा है। यहाँ पहली बार 71 देशों के झंडे लहरा रहे हैं, जिनका मकसद दुनिया भर में आस्था के पर्व कुंभ का प्रचार करना है। सरकार की कोशिश है कि यहाँ आने वाले देश विदेश के मेहमान कुंभ से बेहतरीन यादें लेकर लौटें। कुंभ में इस बार सुरक्षा से लेकर सहूलियत का खास ध्यान रखा गया है, लेकिन आपको प्रशासनिक निर्देशों का भरपूर पालन करना होगा ताकि आप बेहतर तरीके से कुंभ स्नान कर सकें। कैमरामैन डीके पांडे के साथ नवविक्रम सिंह, राज्यसभा टीवी, प्रयागराज। और पुणे में चल रही खेलो इंडिया प्रतियोगिता में महाराष्ट्र अंक तालिका में पहले स्थान पर काबिज है। 20 स्वर्ण समेत 57 पदक महाराष्ट्र ने हासिल कर लिए हैं। दिल्ली 14 स्वर्ण समेत 38 पदकों के साथ दूसरे स्थान पर है। हरियाणा तीसरे स्थान पर है। हरियाणा की झोली में 12 स्वर्ण समेत 41 पदक हैं। उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल चौथे और 5वें स्थान पर हैं। आज तेलंगाना के धनुष श्रीकांत ने पुरुष वर्ग के अंडर 21 के 10 मीटर एयर राइफल फाइनल मुकाबले में जीत हासिल की है। जम्मू कश्मीर के जिम्नास्ट बावलिन कौर ने प्रतियोगिता में हर श्रेणी में पदक जीता। और इसी के साथ इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, लेकिन आप देखते रहिए राज्यसभा टीवी। नमस्कार।